हम लोग अब जो है 74 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 74 नंबर प्रश्न को देखिए। 74 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, 74 नंबर प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है। ए, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1852 ईस्वी में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ था। बी कथन है, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी। सी कथन है, उन्होंने हिंदी पत्रिका का संपादन किया। डी कथन है, दांत, भौं, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बिगाड़, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। ई कथन है, कली कौतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव, गो संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां है। इन 5 कथनों में से 2 कथन गलत है और 3 कथन सही है। तो अब देखिए, इसके उत्तर को देखिए। इसका उत्तर है ऑप्शन 4, बी डी ई। देख लीजिए, ऑप्शन फोर ऑप्शन फोर बी डी ई है। मतलब बी कथन और ई कथन, ये ये तीनों कथन जो है, ये तीनों कथन सही है। बाकी ए कथन और सी कथन गलत है। तो देखिए, उनका जन्म जो है, प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म है, वह 1856 ईस्वी को बैसवाड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक। और प्रताप नारायण मिश्र जो हैं, हिंदी प्रदीप नहीं, ब्राह्मण पत्रिका। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी प्रदीप नहीं, ब्राह्मण पत्रिका। और यहाँ पे 1856 ईस्वी होगा, 1852 ईस्वी की जगह 1856 ईस्वी होगा। इसीलिए यह दोनों कथन जो है, ए और सी कथन गलत है। बाकी बी डी ई कथन जो है सही कथन है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, देखिए 75 नंबर प्रश्न कह रहा है, संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन हैं। संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन हैं। ए, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध है, हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। इसके लेखक नामवर सिंह हैं और इसी का 5 कथन दिया हुआ है। इन 5 कथनों में से 3 कथन सही है और 2 कथन गलत है। अब हमें जो है सही कथनों को पहचानना है। पहला कथन है, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। दूसरा बी कथन है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा। ठीक। सी कथन है, द्विवेदी जी जहाँ संस्कृति की केवल संग्रहकता की हिमायत करते हैं, वहाँ अज्ञेय त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। डी कथन है, प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था। ई कथन है, नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई, उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने में समर्थ समझा गया। ये 5 कथन है। अब इन 5 कथनों में 3 कथन कौन से सही हैं? तो देखिए, ए बी डी जो है, यह सही कथन है। ए बी डी देखिए, ए बी डी दूसरा ऑप्शन जो है सही है। बाकी जो है गलत है। ए सही है, बी सही है और डी सही है। बाकी 2 कथन जो है गलत है। देखिए, यहाँ पे अज्ञेय के जगह द्विवेदी हो जाएंगे और यहाँ पे द्विवेदी के जगह अज्ञेय हो जाएंगे। उसके बाद यह कथन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ई कथन जो है, नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति जो कथा दी गई, उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने में समर्थ समझा गया। इस कथन को देखिए, इसका सही कथन जो है, नाटक शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा ने नाट्य वेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की थी। कथा में क्या बताया गया है? कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा ने नाट्य वेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की थी।
ये 75 नंबर प्रश्न था। यह प्रश्न जो है, देखिए, संस्कृति और सौंदर्य के कथन को उठा लिया गया है इस प्रश्न में। तो निबंध और कथन की कैटेगरी में, निबंध और कथन वाले कैटेगरी में यह प्रश्न आएगा। अगले प्रश्न को देखिए अब। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? देखिए, तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न निबंध के तथ्य से पूछा गया है। निबंध जब पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा इसका आंसर जो है, निबंध के तथ्य से पूछा गया है। इस प्रश्न के लिए निबंध के तथ्य जो है, नोट कर लीजिए। यह प्रश्न कहाँ से आया है? तो निबंध के तथ्य से आया है। इसका उत्तर होगा संगीत के कार्यक्रम में गए थे। अब देखिए, संगीत के कार्यक्रम में रात 9 बजे गए थे। समय याद कर लीजिएगा। रात को 9 बजे गए थे और सुबह 4 बजे जो है वापस आए थे। उसके बाद मेहमान, जिस मेहमान का जिक्र किया गया है, वह मेहमान लड़की कृष्णा है। और यह जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। कृष्णा दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। मेहमान लड़की कौन है? कृष्णा है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, कुबेर नाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन हैं। अब देखिए, कुबेर नाथ राय के बारे में दिया हुआ है। कुबेर नाथ राय के निबंधों से यहाँ पे स्टेटमेंट बनाया हुआ है। इसलिए यह प्रश्न जो है, देखिए, निबंध के इतिहास की कैटेगरी में डाल लीजिए। इस कैटेगरी में डाल लीजिए निबंध के इतिहास। इस प्रश्न के लिए नोट कर लीजिए निबंध के इतिहास। एक कथन देखिए, कुबेर नाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। बी कथन है, कुबेर नाथ राय ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं। ठीक। सी कथन जो है, कुबेर नाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। इसके प्रति, मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। डी कथन देखिए, कुबेर नाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मानते हैं। और ई कथन है, कुबेर नाथ राय ललित निबंध को एक प्राश्रित विधा मानते हैं। अब इन 5 कथनों में से 3 कथन सही है कुबेर नाथ राय के बारे में और 2 कथन गलत है। तो देखिए, इसका सही जो है वह BCD ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अब देखिए, BCD, डी कथन सही है, सी कथन सही है, डी कथन सही है। इन तीनों कथन, ये तीनों कथन सही है। बाकी देखिए, कुबेर नाथ राय जो हैं ललित निबंध को एक स्वतंत्र विधा मानते हैं, ना कि प्राश्रित विधा मानते हैं। कैसी विधा मानते हैं? स्वतंत्र विधा मानते हैं। उसके बाद देखिए, एक कथन जो है, कुबेर नाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। लेकिन यह कथन गलत है, क्योंकि इनके जो है मूल स्रोत जो है भारतीय संस्कृति, मिथक और चिंतन है, न कि केवल लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली। कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत क्या है? तो मूल स्रोत भारतीय संस्कृति है, मिथक है। जैसा कि देख सकते हैं इस कथन में, देखिए, कुबेरनाथ राय के निबंधों मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। यह कथन सही है। इनके, देखिए, सॉरी, कुबेर नाथ राय ललित निबंध की एक स्वतंत्र विधा मानते हैं। ललित निबंध को एक स्वतंत्र विधा मानते हैं, प्राश्रित विधा नहीं मानते हैं। इस प्रश्न को डाल लिए निबंध के इतिहास की कैटेगरी में, नोट कर लीजिएगा। अब अगले प्रश्न को देखिए। देखिए, अब जो है जून 2024 का पेपर शुरू हो रहा है, जो कि पेपर लीक के वजह से कैंसिल हो गया था। यह पेपर ऑफलाइन हुआ था, लेकिन लीक के वजह से इस पेपर को फिर कैंसिल कर दिया गया था। अब जून 2024 में आए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों को देखिए। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से उद्धृत है। अब देखिए, इसमें 5 कथन दिया हुआ है। इन 5 कथनों में से
कविता क्या है? कविता क्या है कि कौन कौन से कथन हैं यह पहचानना है और कौन नहीं है यह पहचानना है। तो देखिए पहला कथन, देखिए पहला कथन है, पहला कथन देखिए, पहला कथन है, पहला कथन क्या है? मैं अशेष मंगल कामनाओं की पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ। पहला कथन। दूसरा कथन है, दूसरा कथन देखिए, दूसरा कथन है, जिनके रूप या कर्म कला जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांत सुखाय प्रवृत्त होता है। तीसरा कथन देखिए, वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई हैं। तीसरा कथन। चौथा कथन देखिए, उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। पांचवें कथन को देखिए, पांचवा कथन है, सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं हुए काव्यालंकार नहीं। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं हुए काव्यालंकार नहीं। अब इन पांच कथनों में से कौन सा कथन जो है कविता क्या है का है? तो देखिए दो, तीन और पांच जो है ऑप्शन, देखिए बी नंबर जो है वह सही उत्तर है। दो, तीन, पांच। अब देखिए दूसरा सही है, तीसरा सही है, पांचवा सही है। इन यह तीनों कथन जो है सही कथन है। अब देखिए स्वांत सुखाय का जो मतलब होता है वह आत्म सुख के लिए। स्वांत सुखाय का क्या मतलब होता है? स्वांत सुखाय का मतलब होता है आत्म सुख के लिए। उसके बाद देखिए वर्ण वस्तु तीसरे कथन में दिया हुआ है, तीसरे कथन में जो दिया हुआ है वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली के अलगाव की चर्चा की हुई है। तीसरे कथन में जो है वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली के अलगाव की चर्चा की हुई है। ठीक। पांचवें कथन में जो है देखिए, पांचवें कथन में अलंकार की भूमिका और उद्देश्य को बताया गया है। पांचवें कथन में क्या बताया गया है? इस कथन में क्या बताया गया है? अलंकार की भूमिका और उद्देश्य को बताया गया है। क्या बताया गया? सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। अब अगले प्रश्न को देखिए। अब इस प्रश्न, यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, इस प्रश्न को किस कैटेगरी में डालिएगा? तो निबंध के कथन कैटेगरी में डालिए। हम लोग के सिलेबस में कविता क्या है निबंध लगा हुआ है और वहीं से यह प्रश्न उसी के निबंध के कथन को उठा लिया गया है। तो इस प्रश्न के लिए निबंध के कथन कैटेगरी बना लीजिए, नोट कर लीजिए निबंध के कथन। अगले प्रश्न को देखिए। अब अगला प्रश्न है, एक तरफ निबंध है और दूसरी तरफ निबंधकार है। निबंध में जो है गावई गांव की गंध, यथासंभव शिखरों के सेतु, वे और होंगे जो मारे जाएंगे। उसके बाद निबंधकार में शरद जोशी, रघुवीर सहाय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह। अब जो है इसको मिला लेते हैं, इसके मिला लीजिए। देखिए ए ऑप्शन, ए जो है गवई गांव की गंध के लेखक जो हैं विवेकी राय। गवई गांव की गंध के लेखक कौन है? विवेकी राय हैं। उसके बाद यथासंभव के लेखक शरद जोशी हैं। देखिए उसके बाद शिखरों के सेतु के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। और वे और होंगे जो मारे जाएंगे के लेखक रघुवीर सहाय हैं। अब इसमें देखिए ऐसे ऐसे प्रश्नों में, अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ है? तो यह प्रश्न जो है निबंध के इतिहास से पूछा हुआ है। यह प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ है? निबंध के इतिहास से पूछा हुआ है। मैंने कहानी यूनिट में भी कहानी जो सिलेबस लगा हुआ था 21 कहानी, कहानी 2100 कहानी के प्रश्न को और कहानी के इतिहास के प्रश्न को एक साथ लिया था। और निबंध में भी मैंने वैसा ही किया। हम लोग के सिलेबस में जितने भी निबंध लगे हुए हैं उसके प्रश्नों को और निबंध के इतिहास के प्रश्नों को मैंने लिया है। एक जगह पढ़ने से यह अच्छे से माइंड अच्छे से डेवलप होता है, समझ अच्छे से विकसित होती है। इसलिए एक जगह प्रश्नों को देखना, यूनिट वाइज इतिहास के प्रश्नों को भी कर लेने से इतिहास खंड पे उतना जोर नहीं आता है और आसान रहता है यूनिट वाइज कर लेना। यूनिट वाइज ही इतिहास के प्रश्नों को भी करते जाने से सही रहेगा। आप लोग को भी तैयारी में उतना
दिक्कत नहीं होगा। ठीक। अब अगले प्रश्न पे चलिए। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है? अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा का कौन सा निबंध संकलन है जिसमें कि स्त्री मुक्ति की बात की गई है? ए ऑप्शन है भारतीय संस्कृति के स्वर, बी ऑप्शन है श्रृंखला की कड़ियां, सी ऑप्शन है छंदा, डी ऑप्शन है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। इसका उत्तर बी होगा। श्रृंखला की कड़ियां में जो है महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़ियां निबंध में जो है महादेवी वर्मा स्त्री की मुक्ति की बात करते हैं। अब देखिए इसका भारतीय संस्कृति के स्वर का मुख्य विषय विविधता में, जैसे देखिए ये जो है भारतीय संस्कृति के भारतीय संस्कृति के स्वर जो रचना है महादेवी वर्मा का, भारतीय संस्कृति के स्वर रचना में का विषय क्या है वह यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक ना। भारतीय संस्कृति के स्वर का मुख्य विषय दिखे दिया हुआ है, विविधता में एकता है। इसमें इसका विषय क्या है? विविधता में एकता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे भारत की विभिन्न परंपराएं, भाषाएं, धर्म और कलाएं मिलकर एक समृद्ध और अद्वितीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। समृद्ध और अद्वितीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। इसके विषय को भी याद कर लीजिएगा। भारतीय संस्कृति के स्वर के विषय को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगली बार हो सकता है इसी से एनटीए प्रश्न बना दे। ठीक। अगले प्रश्न को देखिए। अब जो है देखिए 27 अगस्त 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जब जून 2024 का पेपर कैंसिल हो गया था, उसके बाद जो है 27 अगस्त को पेपर हुआ था और दो शिफ्टों में हुआ था। जून 2024 में ऑफलाइन पेपर हुआ था, वह सिंगल शिफ्ट में हुआ था, और 27 अगस्त को जो पेपर हुआ था वो दो शिफ्ट में हुआ था। उसके बाद कुछ शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट कुछ 27 सितंबर को कुछ जगह पे टेक्निकल इशू की वजह से पेपर नहीं हो पाया था, इसलिए जो है 4 सितंबर को फिर से एक पेपर हुआ था। तो अगस्त का 3 पेपर है। एक 27 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, 27 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का पेपर और 4 सितंबर का पेपर। ये 3 पेपर जो है। ठीक ना। अब अगले प्रश्न को देखिए, 81 नंबर प्रश्न है। 81 नंबर प्रश्न को देखिए। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे? संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे? तो वह जो है लालित्य मीमांसा के नाम से पुस्तक लिख रहे थे। अब देखिए संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध नामवर सिंह लिखे थे, और इसके लेखक नामवर सिंह है। और नामवर सिंह जो है, यह जो है निबंध दूसरी परंपरा की खोज, संस्कृति और सौंदर्य दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित है। और उस निबंध संग्रह में कुल 8 निबंध है। कुल कितना निबंध है? 8 निबंध है। दूसरी परंपरा की खोज में कुल 8 निबंध संकलित है। और यह 1982 में, यह निबंध संग्रह जो है 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब इन 8 निबंधों को देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला देखिए, पहला निबंध है दूसरी परंपरा की खोज, दूसरा निबंध है ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, तीसरा निबंध है अस्वीकार का साहस, चौथा निबंध है पुमर्थो प्रेमा पुमर्थो महान। यहाँ पे पुमार्थो हो गया गलती से, पुमर्थो है। प्रेमा पुमर्थो महान, भारतीय साहित्य की प्राण धारा और लोक धर्म।
छठा जो है संस्कृति और सौंदर्य। देखिए, एक चीज और याद रखिएगा कि संस्कृति और सौंदर्य जो है छठे नंबर का निबंध है। दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह के छठे निबंध जो है संस्कृति और सौंदर्य है। ये छठा नंबर याद रखिएगा। सातवें नंबर पर है स्वयं खलु कृति। आठवें नंबर का निबंध है व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। आठ इन आठों निबंधों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बार बार पढ़ के बार बार लिख लिख के याद कीजिए, याद हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखिए। अब यह प्रश्न जो है, देखिए यह प्रश्न जो है कहाँ से पूछा हुआ है, तो यह देखिए हम लोग के सिलेबस के तथ्य से पूछा हुआ है। हम लोग के सिलेबस में संस्कृति और सौंदर्य रचना लगी हुई है, तो संस्कृति और सौंदर्य, तो यह प्रश्न जो है निबंध के तथ्य की कैटेगरी में जाएगा। निबंध के तथ्य। अब अगले प्रश्न को देखिए, मिलान करो है। एक तरफ हिंदी निबंध है और एक तरफ निबंधकार है, मतलब निबंध और लेखक का कैटेगरी में इस प्रश्न को डाल लीजिए। और चार्ट बनाना नहीं भूलिएगा, चार्ट अवश्य बनाइएगा। जितने कैटेगरी बनाए हैं हर कैटेगरी बना लीजिए। और प्रीवियस ईयर में सिर्फ जो प्रश्न पूछा गया है उससे एक एक रचना को निकालिए, एक एक निबंधकार को निकालिए और उसके चार्ट बना लीजिए। परीक्षा का समय जब नजदीक आएगा, परीक्षा से एक दिन पहले उसे याद करना काफी आसान होगा आपके लिए। ऐसे करके जो है सबसे पहले जो है पीवाईक्यू के जो भी पीवाईक्यू के प्रश्नों में जो रचना आई हुई है उसके उसको याद कीजिए। सबसे पहले उसी को याद कीजिए, बाद में जो है इतिहास खंड पे जाइए और इतिहास खंड के रचना को अलग से याद कीजिए। पहले पीवाईक्यू में आए रचना को याद कीजिए। अब देखिए, सब मिट्टी हो गया, धरती और धान, मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, उजरा स्वर्ग, नगर वधु। ये पांच रचना दिया हुआ है। और एक तरफ जो है दिया हुआ है माधव प्रसाद मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, पद्म सिंह शर्मा, रघुवीर सिंह पांडेय, वेचन शर्मा उग्र। अब देखिए इन पांचों रचनाओं का सही युग्म कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन, सारे ऑप्शन में तीन तीन ऑप्शन दिया हुआ है, तीन तीन रचना दी हुई है। इसका मतलब है कि तीन सही है इसमें और दो गलत है। तो देखिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, तब मिट्टी हो गया जो है यह माधव प्रसाद मिश्र का है, यह जो है सही है, ए सही है। बी जो है धरती और धान जो है एक आत्मकथा है, यह जो है एक आत्मकथा है। और यह आत्मकथा पांडेय वेचन शर्मा उग्र का है, पांडेय वेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। उसके बाद देखिए, मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, इसके लेखक पद्म सिंह शर्मा है और यह जो है सही है। उसके बाद देखिए, उजरा स्वर्ग, उजरा स्वर्ग, यह जो है रघुवीर सिंह का है। यहाँ गलत टाइप हो गया है, यह जो है यहाँ पे कर लीजिए रघुवीर सिंह, रघुवीर सिंह। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो है एक नगर बधू है। नगर बधू का मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था, जब हम मुझे जो मिला है वह यह मिला है कि एक रचना मुझे मिली है वैशाली की नगर मधु बधू, जो कि उपन्यास है और इसके लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। इस अब याद कर लीजिए इसको। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न को देखिए। एक तरफ देखिए, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार सूची एक से सूची दो का मिलान कीजिए। सूची एक सूची दो, एक तरफ फकीर दिया हुआ है और एक तरफ मजदूर का जीवन दिया हुआ है। अब देखिए, एक तरफ है जॉन ऑफ आर्क, टॉल, उमर खयाम, खलीफा उमर। अब दूसरे तरफ है जूते गांठना, रहमहलों में चटाई आदि बुनना, भेड़ें चराना, तंबू सीना।
अब इसको जो है देखिए मिलाकर देख लीजिए, मिलाकर देखने पर जॉन ऑफ आर्क का जो है काम वह था भेड़ें चराना था, भेड़ चराते थे। टॉलस्टॉय जो थे जूते गांठने का काम करते थे। उमर खयाम तंबू सीने का काम करते थे। खलीफा उमर जो है रंग महलों में चटाई आदि बुनने का काम करते थे। अब देखिए यह जो प्रश्न है, यह जो है निबंध के तथ्य से बना हुआ प्रश्न है। निबंध के तथ्य से निबंध के टेक्स्ट में मजदूरी और प्रेम निबंध पढ़िएगा। मजदूरी और प्रेम के निबंध के जो है जब आप देखिएगा मजदूरी और प्रेम निबंध के छठे उपशीर्षक मजदूरी और फकीरी में देखिएगा। इसमें कुल 8 उपशीर्षक है। उसमें से छठे उपशीर्षक है मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी जब उपशीर्षक में जाइएगा तो उसमें ये सभी तथ्य मिलेंगे आपको देखने को। ठीक। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है बागवा आया गुलिस्तान में कि सैयद आया। बागवा आया गुलिस्तान में कि सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। अंग्रेजी राज्य के संदर्भ में यह कथन भारतेंदु के किस निबंध का है? यह कथन जो है अंग्रेजी राज्य के संदर्भ में भारतेंदु के किस निबंध का है? पहला देखिए बादशाह दर्पण, दूसरा वैष्णवता और भारतवर्ष, तीसरा अथ अंग्रेज स्रोत लिख्यते, चौथा पांचवा पैगंबर। अब देखिए यह जो है बादशाह दर्पण का कथन है। बादशाह दर्पण निबंध में जो है भारतेंदु जो हैं यह कथन अंग्रेज के संदर्भ में कहे हैं। आप इन कथनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बादशाह दर्पण का भी नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह निबंध जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का ऐतिहासिक निबंध है। ऐतिहासिक निबंध की कैटेगरी में भारतेंदु ने बहुत से निबंधों की रचना की है। बहुत से निबंधों को अलग अलग आधार पे बांटा जाता है। तो उसी में से एक आधार ऐतिहासिक निबंध होता है। ऐतिहासिक निबंध की कैटेगरी में जो है बादशाह दर्पण रचना आती है। बादशाह दर्पण निबंध आता है। ठीक। अब अगले प्रश्न को देख ली। अब यह प्रश्न कहाँ से बना हुआ है? यह प्रश्न जो है निबंध के इतिहास से बना हुआ है। यह हम लोग के सिलेबस में लगी रचना नहीं है। यह प्रश्न निबंध के इतिहास से बना हुआ है। अब अगले प्रश्न को देखिए। एक तरफ निबंध है और एक तरफ निबंधकार है। निबंध है साहित्य की महत्ता। निबंध है साहित्य की महत्ता, उसके बाद साहित्य के मूल्य, साहित्य देवता, साहित्य कला और प्रेम। और दूसरी ओर है बाबू गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल। अब इनको मिलाकर देख लीजिए। देखिए इसका उत्तर ऑप्शन एक है। सबसे पहले देखिए ए साहित्य की महत्ता के लेखक तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उसके बाद साहित्य के मूल्य के लेखक बाबू गुलाब राय हैं। साहित्य देवता के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और साहित्य कला और प्रेम के लेखक यशपाल हैं। अब यह प्रश्न जो है कहाँ से बना हुआ है? यह प्रश्न देखिए यह रचना सब जो है निबंध के इतिहास से यह प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न के लिए नोट कर लीजिए निबंध के इतिहास। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है शिव मूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है? देखिए शिव मूर्ति निबंध के यह प्रश्न शिव मूर्ति निबंध के तथ्य से बना हुआ है। जब निबंध पढ़िएगा तो उसमें मूर्तियों के रंगों की चर्चा की गई थी। अलग अलग प्रकार के मूर्तियों की और मूर्तियों के रंगों की चर्चा की गई है। उसमें बताया गया है कि मूर्तियों के मुख्य रंग 3 होते हैं। मुख्य रंग 3 होते हैं। एक होता है श्वेत, एक होता है श्वेत। श्वेत रंग का मतलब होता है परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है। लाल रंग का मतलब लाल रंग जो है रजोगुण का वर्ण है। लाल रंग जो है रजोगुण का वर्ण है। और काला जो है तीसरा काला
और सबसे पक्का रंग यही है, क्योंकि इस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, काले रंग पे कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, इसीलिए सबसे पक्का रंग लेखक इसी रंग को बताते हैं। और इसका उत्तर जो है हरा हो जाएगा। हरा मूर्तियों के मुख्य रंग नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, कविता क्या है? कविता क्या है निबंध से संबंधित सत्य कथन है। अब देखिए, 5 कथन दिया हुआ है। इन 5 कथनों में से 3 कथन सही है और 2 कथन गलत है। कथन को देखिए। सबसे पहले एक कथन को देखिए। एक कथन में लिखा हुआ है कि इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था। इस शीर्षक से सबसे पहले शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था। दूसरा है, निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा अंततः 1929 में इसे अंतिम रूप प्राप्त हुआ। इसी कथन है, कविता का अंतिम लक्ष्य मनुष्य हृदय से सामंजस्य स्थापन करके उनके साथ जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। चौथा कथन है, सौंदर्य बाहर और मन के भीतर की वस्तु है। सौंदर्य सौंदर्य जो है बाहर और मन के भीतर की वस्तु है। पांचवा कथन है, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। क्या है? भावात्मिका है। अब जो है इसके उत्तर को देखिए। इसका उत्तर जो है ए बी ई जो कथन है यह सही है और बाकी सभी कथन जो है गलत है। ए पहला कथन, बी कथन, ए कथन, बी कथन और ई कथन। ए बी ई कथन जो है सही है, ऑप्शन एक सही है और बाकी जो है सी कथन और डी कथन जो है यह गलत है। अब देखिए, कविता क्या है निबंध में शुक्ल जी जो हैं काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत किए हैं। यह जो है यह इस निबंध में शुक्ल जी ने काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत किए हैं। कविता क्या है निबंध हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। कविता क्या है निबंध 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। बाद में जो है 1930 में विचार विधि नामक संग्रह में संकलित किया गया। विचार विधि संग्रह में 13 निबंध था और अंत में जो है 1939 ईस्वी में चिंतामणि के भाग 1 में संकलित किया गया, जो कि चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें कुल जो है 17 निबंध था। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध संकलित है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हम लोग के सिलेबस में लगी हुई रचना है के अनुसार सत्य कथन है। अब देखिए, फिर से 5 कथन दिया हुआ है। इन 5 कथनों में 3 कथन सही है और 2 कथन गलत है। कथन को देखिए। एक कथन, देवताओं के राजा वज्र जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। वज्र जो है किससे बना था? दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। बी, नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। सी कथन देखिए, मेरे निर्बोध बालक ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? डी कथन है, एक बूढ़ा कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। यहाँ पे बूढ़ा महात्मा गांधी को कहा गया है। नाखून बढ़ते हैं निबंध में बूढ़ा संबोधन महात्मा गांधी के लिए आया है। यहाँ पे देखिए, निर्बोध बालक ने नहीं, इनकी छोटी लड़की ने प्रश्न किया था, इसलिए सी कथन गलत हो जाता है। उसके बाद ई कथन देखिए। ई कथन है, महावीर ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह बात जो है महावीर ने नहीं, गौतम बुद्ध ने कहा था, इसलिए यह कथन भी गलत हो जाता है। तो सी कथन और ई कथन गलत हो गया, तो सी और ई किसमें नहीं है देख लीजिए। तो सी और ई ऑप्शन 2 में नहीं है, केवल ए बी डी यह जो है सही कथन है, बाकी सही कथन है। देखिए, बूढ़ा महात्मा गांधी को कहा गया है, निर्बोध बालक नहीं छोटी लड़की ने प्रश्न पूछा था और महावीर ने नहीं गौतम बुद्ध ने कहा था। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले जो है कथन पूछता था। कथन
कौन से निबंध का है। उसके बाद पूछा जाता है कथन किसका है, किस पात्र का है। उसके बाद अब देखिए कथन को क्रम से लगाने का है। क्रम वाले प्रश्न के लिए मैंने कहानी यूनिट में बताया था कि आप लोग जब रचना को पढ़ते हैं तो हर पैराग्राफ के मुख्य बिंदुओं को नोट कर लीजिए। ऐसे एक रचना में अब मजदूरी और प्रेम निबंध में ऐसे ऐसे एक 2 पेज का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इससे होगा क्या कि जब क्रम का प्रश्न आएगा तो क्रम के प्रश्नों को सही करने की संभावना बढ़ जाएगी। अब पहला कथन देखिए, इसमें क्या है दिया हुआ है। पहला कथन है अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रख कर कहा, यह लो दिन भर की अपनी कप मजदूरी, वाह क्या दिल लगी है। बी कथन है हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से कैसे होते हैं, साधु होते हैं, ऐसा कथन है। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। चौथा कथन देखिए, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। पांचवा कथन है आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। अब इन 5 कथनों को क्रम से देख लीजिए। देखिए सबसे पहला कथन जो है, सबसे पहला कथन, पहला शीर्षक हल चलाने वाले से लिया गया है। देखिए इसमें कौन सा कथन, तो इसमें अगली बार यह भी एनटीए पूछ सकता है कि कौन सा कथन किस शीर्षक से लिया गया है। अब अगर इस सब का कथन, इन 5 कथनों का आपको शीर्षक पता है तो आप क्रम से लगा लीजिएगा। देखिए अलग अलग शीर्षकों का कथन दिया हुआ है। देखिए पहला शीर्षक, बी कथन जो है, पहला शीर्षक हल चलाने वाले का जीवन से है। उसके बाद देखिए तीसरा शीर्षक मजदूर की मजदूरी से है। चौथा शीर्षक प्रेम मजदूरी। पांचवा शीर्षक मजदूरी और कला से है। और तीस शीर्षक जो है, आठवां शीर्षक पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श से है। देखिए ए शीर्षक सबसे पहले देखिए, आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी, वाह क्या दिल लगी है। यह जो है किस शीर्षक का कथन है, तो यह तीसरा शीर्षक मजदूर की मजदूरी का कथन, मजदूरी से है। उसके बाद देखिए बीज जो है, बी कथन देखिए, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। देखिए यह कथन जो है, पहला शीर्षक हल चलाने वाले का जीवन से लिया गया है। उसके बाद सी कथन है पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। सी कथन जो है, आठवें शीर्षक पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श से लिया गया है। चौथा कथन, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। चौथा कथन जो है, चौथा शीर्षक प्रेम मजदूरी से लिया गया है। और अंत में पांचवा कथन, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। पांचवा कथन पांचवा कथन जो है देखिए, पांचवा कथन पांचवें शीर्षक मजदूरी और कला से लिया गया है। तो इसका क्रम हो जाएगा, सबसे पहले बी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, ए के बाद डी हो जाएगा, डी के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद सी हो जाएगा। इस क्रम में सारे कथन हो जाएंगे। अब अगले प्रश्न को देखिए। अब यह जो है देखिए, इस प्रश्न को निबंध और उसके कथन की कैटेगरी में डाल लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न जो है, अब 90 नंबर प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा से है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। विद्यानिवास मिश्र का यह निबंध है। यह निबंध जो है 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए इस निबंध में आई पंक्तियों का सही अनुक्रम है। अब देखिए यह जो 5 पंक्ति है,
मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु संपूर्ण नारी, लागती अबध भयावह भारी, डरपहि एक निहारी, घर मसान परिजन जनु भूता। ये पांचों कथन एक कविता, इस निबंध के एक कविता का उठाकर दे दिया गया है और उसका अनुक्रम पूछ लिया है। अब इस निबंध में लगे कविता को यहाँ पे दे दिए हैं। अब इस कविता को अच्छे से याद कर लीजिए। अगली बार पूछ सकता है एनटीए कि यह कविता को दे देगा और पूछ देगा यह किस निबंध का है। तो इस कविता को अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, लागली अवध भयावह भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डरपहि एक निहारी, घर मसान परिजन जनुभूता, सूत हित मीत मनहु जमदूता, वागन बिटप बेली कुमली ही लाही, सरित सरोवर देखी नहीं न जाही, सरित सरोवर देखी न जाही। इन पंक्तियों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्रम से याद कर लीजिए। अब एक बार एनटीए ने प्रश्न बना दिया है तो एनटीए बार बार यहाँ से प्रश्न बनाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इस प्रश्न से यह सीख लीजिए, इस प्रश्न के लिए नोट कर लीजिए कि निबंध में भी कोई भी कविता कहीं पे भी आए, कोई भी गीत, कोई भी कविता, तो उसको याद कर लीजिएगा। एनटीए उस पर फोकस करता है। 91 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ कर जिस नए आदर्श को उन्मुख है, जिस आदर्श को उन्मुख है, उस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन है? अब मजदूरी और प्रेम निबंध के तथ्य से यह प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न के लिए मजदूरी और प्रेम निबंध नोट कर लीजिए। इसके उत्तर जो है टोलस्टॉय होंगे। देखिए, इसका एक ऑप्शन में टोलस्टॉय दिया हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर रस्किन और टोलस्टॉय है। यह कथन जब पढ़िएगा, आप निबंध को पढ़िएगा, जब इस निबंध आदर्श को दर्शाने वाले देवता रस्किन और टोलस्टॉय हैं। कौन है? रस्किन और टोलस्टॉय दोनों हैं। रस्किन को भी याद कर लीजिएगा। अगली बार हो सकता है रस्किन के बारे में पूछ दे। अभी टोलस्टॉय के बारे में पूछा है, अगली बार एनटीए हो सकता है रस्किन के बारे में पूछ दे। तो रस्किन और टोलस्टॉय दोनों हैं। इस प्रश्न को देखिए। एक तरफ प्रयोग की वस्तु दिया हुआ है, एक तरफ निर्यातक देश दिया हुआ है। एक तरफ प्रयोग की वस्तु है और एक तरफ निर्यातक देश है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु के निबंध से यह तथ्य को उठाया गया है। यह निबंध के तथ्य से यह प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न के लिए निबंध के तथ्य कैटेगरी में इस प्रश्न को डाल दीजिए। इस प्रश्न के लिए नोट कर लीजिए निबंध के तथ्य। अब देखिए, एक तरफ दिया हुआ है मार्किन की धोती, लकलाट का अंगा, कंघी, चर्बी की बत्ती, और दूसरे तरफ देश का नाम दिया हुआ है फ्रांसिस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी। अब देखिए, कौन सा वस्तु भारत में अंग्रेज के समय में किस देश से आता था, उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है। उस वस्तु को देख लीजिए। मार्किन की धोती जो है, मार्किन की धोती जो है अमेरिका से आती थी। यह निबंध के अनुसार लेखक ने इस निबंध में दिया, भारत वर्षोन्नति निबंध में जो है भारतेंदु ने लिखा है कि मार्किन की धोती अमेरिका से आती थी। लकलाट का अंगा, यहाँ लकलाट कर लीजिए, लकलाट का अंगा इंग्लैंड से आता था। कंघी जो है फ्रांस से आती थी। कंघी कहाँ से आती थी? फ्रांस से आती थी। और चर्बी की बत्ती जर्मनी से आती थी। चर्बी की बत्ती कहाँ से आती थी? जर्मनी से आती थी। देखिए, यहाँ पे एक दिया सलाई के बारे में प्रश्न में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन आप जब निबंध को पढ़िएगा तो उसमें दिया सलाई के बारे में भी मिलेगा। दिया सलाई जो है किस देश से आती है यह तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया सलाई का नाम अच्छे से याद रखिएगा।
हो सकता है एनटीए अगली बार ऐसे प्रश्न बना दे, पांचों वस्तुओं को दे दे, अब पूछे कि कौन सी वस्तु का जिक्र जो है भारतेंदु के निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती में आया है, और अलग अलग ऑप्शन बना दे। तो इन 5 वस्तुओं का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। घुमा फिरा कर एनटीए कहीं ना कहीं से यहाँ से प्रश्न फिर से पूछ सकता है। दिया सलाई जो है देखिए विदेश से ही आती थी, लेकिन किस देश से आती थी वह नहीं दिया हुआ है। अब देखिए, अब जो है 27 अगस्त 2024 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर शुरू हो गया है। सेकेंड शिफ्ट का पेपर शुरू हो चुका है। अभी तक हम लोगों ने 27 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देख रहा था हम लोगों ने। अब जो है 27 अगस्त 2024 के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए प्रश्न, एक तरफ लेखक है, एक तरफ निबंध है। लेखक है नामवर सिंह, कुबेरनाथ राय, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, और निबंध है मजदूरी और प्रेम, संस्कृति और सौंदर्य, कविता क्या है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। 4 निबंध है, 4 लेखक हैं। अब इनको मिलाकर देखिए, मिलाइए। नामवर सिंह जो हैं संस्कृति और सौंदर्य के लेखक हैं। कुबेरनाथ राय उत्तरा फाल्गुनी के आसपास के लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम के लेखक हैं। और रामचंद्र शुक्ल जो हैं कविता क्या है निबंध के लेखक हैं। यह चारों निबंध हम लोग के सिलेबस में टेक्स्ट रचना में लगी हुई है। चारों निबंधों के हर पहलू को अच्छे से पढ़ लीजिए, वहां से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। विद्यानिवास मिश्र, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष क्या है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कब प्रकाशित हुई थी? तो यह निबंध जो है 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं एक ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं। ललित का निबंधकार की श्रेणी में कुबेरनाथ राय भी ललितकार निबंध की श्रेणी में आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं, ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं, देख लीजिए। अब इस निबंध में जो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में पुरानी पीढ़ी के अपने संतानों के लिए चिंता का उजागर किया गया है। इसमें जो है पुरानी पीढ़ी की तो अपने संतानों के लिए चिंता को उजागर किया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है, कविता क्या है सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। अब देखिए इस प्रश्न में एक दिक्कत है। इस प्रश्न का कविता क्या है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, प्रकाशित तो 1909 ईस्वी में हुई थी, यह सही उत्तर यह है, लेकिन एनटीए ने इसके उत्तर को 1908 माना है। अब इसमें प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब एनटीए अगली बार क्या मानेगा यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इसका सही उत्तर 1909 ईस्वी याद रखिएगा। एनटीए भले ही 1908 मान लिया था, एनटीए ने क्या माना था 1908 ईस्वी माना था। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित निबंधों का उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है। इस प्रश्न को निबंध और उसके प्रकाशन वर्ष की कैटेगरी में डाल दीजिए। निबंध डैश प्रकाशन वर्ष, इस प्रश्न के लिए नोट कर लीजिए। अब देखिए निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिवशंभू के चिट्ठे, कविता क्या है, संस्कृति और सौंदर्य। यह पांचों निबंध हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले भारत वर्षोन्नति, ये सबसे पहले भारत वर्षोन्नति 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद शिवशंभू के चिट्ठे 1903 से 1905 के बीच भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और भारत मित्र पत्रिका जो है कलकत्ता से निकलती थी। कविता क्या है निबंध जो है 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और यह निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नाखून क्यों बढ़ते हैं 1951 ईस्वी में
प्रकाशित हुई थी। यह निबंध जो है कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। कल्पलता निबंध संग्रह ही 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद देखिए संस्कृति और सौंदर्य। संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित है। और दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और दूसरी परंपरा की खोज के लेखक जो है नामवर सिंह है। लेखक कौन है? नामवर सिंह है। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने ददरी मेले के अवसर पर भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सार गर्भित भाषण किस स्थान पर दिया था? तो देखिए जब निबंध पढ़िएगा भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो उस निबंध में शुरू में ही बलिया स्थान का जिक्र आया है। बलिया याद कर लीजिए अच्छे से। यह प्रश्न कहाँ से बना हुआ है? तो निबंध के तथ्य से बना हुआ है। उत्तर इसका क्या है? बलिया। इसका उत्तर क्या है? बलिया। निबंध के तथ्य इस प्रश्न के लिए नोट कर लीजिए, निबंध के तथ्य। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधकारों का जन्म वर्ष के अनुसार। देखिए इस प्रश्न के लिए पिछले हम लोगों ने कैटेगरी बनाया था निबंधकार और उनका जन्म वर्ष। तो इस प्रश्न को उसी कैटेगरी में डाल लीजिए, निबंधकार और उनका जन्म वर्ष। ठीक, अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र। और इन पांचों लेखकों के जन्म वर्ष को देख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है 1850 ईस्वी में हुआ था। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में। और उसके बाद देखिए एनटीए कितने नजदीक का ऑप्शन बनाया है, लेकिन आप लोग डेट पे मत जाइएगा। आप बस ईयर याद कीजिए। ऐसे प्रश्नों के लिए कितना डेट याद कर सकते हैं? डेट का कोई अंत नहीं है, आप सिर्फ ईयर याद कीजिएगा। अब कुछ कुछ अपवाद प्रश्न भी होते हैं, हर चीज का अब नोट्स नहीं बनाइएगा। विद्यानिवास मिश्र का जन्म जो है 28 जनवरी 1926 को हुआ था। देखिए विद्यानिवास मिश्र और नामवर सिंह दोनों का जन्म 1926 ईस्वी में ही हुआ था, लेकिन विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी को हुआ था और नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई को हुआ था। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई को हुआ था। इस प्रश्न के लिए जो क्रम बनेगा, सबसे पहले ए होगा, बी उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ई, उसके बाद डी होगा जन्म वर्ष के अनुसार क्रम। अब अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न है देखिए। अगला प्रश्न ये रहा। अब युग्म दिया हुआ है भारतेंदु दिल्ली दरबार दर्पण, भारतेंदु दिल्ली दरबार दर्पण, प्रताप नारायण मिश्र शिव मूर्ति, अध्यापक पूर्ण सिंह नाखून क्यों बढ़ते हैं, नामवर सिंह उठ जाग मुसाफिर, विवेकी राय संस्कृति और सौंदर्य। यह पांच लेखक दिए हुए हैं और पांच रचना दिया हुआ। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा गलत है, इस चीज को देखना है। तो देखिए देखिए यह जो है सही है, भारतेंदु दिल्ली दरबार के लेखक है। उसके बाद देखिए अध्यापक पूर्ण सिंह, यहाँ पे देख लीजिए अध्यापक पूर्ण सिंह। देखिए नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य के हो जाएंगे और विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर के हो जाएंगे। तो डी और ई यह दोनों जो है गलत हो गया। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो यह जो है अध्यापक पूर्ण सिंह वाला यह भी गलत हो जाएगा। अब बच गया यह दोनों, इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी।
भारतेंदु, दिल्ली दरबार दर्पण, प्रताप नारायण मिश्र, शिव मूर्ति। अच्छे से देख लीजिए इस प्रश्न को। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अब जो है देखिए, 27 सितंबर को कुछ जगह पर 27 सितंबर को कुछ जगह पर पेपर कैंसिल हो गया था टेक्निकल इश्यू के वजह से। उसी के लिए 4 सितंबर को फिर से पेपर कंडक्ट किया गया था, 27 अगस्त को न होकर। अब वह 4 सितंबर को देखिए सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक पेपर हुआ था। अब देखिए 100 नंबर प्रश्न है, 100 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 100 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आप अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप जो है, आप अपने पढ़ाई के लिए बिल्कुल आप सजग हैं। ठीक, अच्छी बात है। पढ़ाई के लिए सजग रहना ही पड़ता है। देखिए, सफलता और चरितार्थता में अंतर है। प्रश्न है, सफलता और चरितार्थता में अंतर है। देखिए, प्रश्न भी सफलता और चरितार्थता को ही लेकर है। सफलता अलग चीज होती है और चरितार्था अलग चीज होती है। यह बात जो है, आप जब नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध पढ़िएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जब पढ़िएगा, देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में सफलता क्या है और चरितार्था क्या है, दोनों के बीच का अंतर दिया गया है। सफल देखिए, प्रश्न को देखिए, सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। यह कथन जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। इस प्रश्न को निबंध और उसके कथन की कैटेगरी में डाल दीजिए इस प्रश्न को। अब देखिए इसका उत्तर क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखिए चरितार्थता का मतलब क्या होता है। चरितार्थता का मतलब के संबंध में लेखक ने नाखून बढ़ते हैं के निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में क्या लिखे हैं, देखिए। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। मनुष्य की चरितार्था किसमें है? सब प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में। यह प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त किया है विद्यानिवास मिश्र ने। निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त किया है विद्यानिवास मिश्र ने। यह कथन किस इतिहासकार का है? यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह कथन जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। इसका है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। यह प्रश्न देखिए समीक्षा से पूछा गया है। इस इतिहास पोर्शन से पूछा गया है। समीक्षा के कैटेगरी में, इतिहास की कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में डाल सकते हैं इस प्रश्न को। इसका उत्तर याद कर लीजिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आंख, कान, नाक आदि को लेकर निबंध लिखने वाले निबंधकार कौन है? कुबेरनाथ राय, बाल कृष्ण भट्ट, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र। इन चारों लेखकों में आंख, कान, नाक आदि को लेकर लिखने वाले निबंधकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट है। बाल कृष्ण भट्ट का जो है देखिए, बाल कृष्ण भट्ट जो है व्यंग्यात्मक निबंधकार, व्यंग्यात्मक, देखिए आंख, कान, नाक इनका व्यंग्यात्मक निबंध है। ठीक। अब बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है 1894 ईस्वी में हुआ था।
ठीक। उसके बाद देखिए मनोविकार संबंधी निबंध के प्रणेता माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं मनोविकार संबंधी निबंध के प्रणेता माने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध विवेकी राय का नहीं है। विवेकी राय का नहीं है पूछा है। आप जैसे यहाँ पे मैंने नहीं को हाईलाइट कर दिया, उसी तरह से आप भी परीक्षा में नहीं पे फोकस कीजिएगा। नहीं हो गया, असत्य हो गया, सत्य हो गया, इन सभी चीजों पे फोकस कीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन है गांवों की दुनिया, दूसरा है नया गांव नाम, तीसरा है गांव का मन, चौथा है गबई गंध गुलाब। अब इसमें जो है देखिए गांव का मन जो है वह विद्या निवास मिश्र का है। गांव का मन किसका है? विद्या निवास मिश्र का है। यह जो है देखिए इसका उत्तर जो है विवेकी राय, बाकी तीनों के गांवों की दुनिया, नया गांव मन, काबई गंध गुलाब, यह तीनों जो है विवेकी राय का निबंध है। गांव का मन जो है वह देखिए विद्या निवास मिश्र का निबंध है। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग, अरूप राग कहते हैं। यह अभिमत किस निबंध में लिखा गया है? तो इसका उत्तर अभी पीछे था। कविता क्या है से यह में यह लिखा हुआ है। यह कविता क्या है का कथन उठा लिख कर दे दिया गया है इस प्रश्न में। कविता क्या है निबंध से यह कथन लिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है अब कविता क्या है निबंध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है। इन उपशीर्षकों का इन उपशीर्षकों का देखिए क्रम लगाना है, यहाँ मिसिंग हो गया है क्रम। इन उपशीर्षकों का क्रम लगाना है। देखिए सबसे पहला है मार्मिक तथ्य, बी सभ्यता के आवरण और कविता, सी काव्य और व्यवहार, डी भावना या कल्पना, ई कविता पर अत्याचार। कविता पर अत्याचार। अब इसके क्रम को देख लीजिए। सबसे पहले बी नंबर सभ्यता के आवरण और कविता आएगी। उसके बाद मार्मिक ए नंबर मार्मिक तथ्य आएगा। उसके बाद सी नंबर काव्य और व्यवहार आएगा। उसके बाद डी नंबर भावना या कल्पना आएगी। उसके बाद ई नंबर कविता पर अत्याचार आएगा। इस क्रम में तो इसका क्रम हो जाएगा BACDE। इसका सही उत्तर हो जाएगा BACDE ऑप्शन 4। अब अब देखिए कविता क्या है विभिन्न शीर्षकों में बटा हुआ है, उसके शीर्षकों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखिए एक तरफ पंक्ति दी हुई है और एक तरफ निबंध दिया गया है। एक तरफ पंक्ति दी हुई है और एक तरफ निबंध दिया हुआ है। अब देखिए पंक्ति है अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। अशोक अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का अध्याय है। दूसरा कथन है आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण, गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। तीसरा कथन है, तीसरी पंक्ति है रीत आसकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। सितम उठाना और उनको प्यार करना। अंतिम पंक्ति है, चौथी पंक्ति है किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर, किस ओर बता दो सखी। अब कौन सा पंक्ति किस निबंध का है? तो एक निबंध दिया हुआ है मजदूरी और प्रेम,
देखिए, एक निबंध दिया हुआ है मजदूरी और प्रेम, उसके बाद दिया हुआ है दूसरा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तीसरा संस्कृति और सौंदर्य, चौथा उठ जाग मुसाफिर। अब कौन सी पंक्ति किस निबंध का है, इसके उत्तर को देखिए। इसका उत्तर ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड दिया हुआ है। देखिए मिला लीजिए। अशोक के फूल, अशोक के फूल ए वाला जो है थर्ड में है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में है। उसके बाद आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण वाली जो पंक्ति, देखिए किस ओर राम मुड़े होंगे, डी जो है देखिए ए का यहाँ पर देख लीजिए, ए का थर्ड होगा। उसके बाद देखिए डी का डी का सेकेंड होगा। उसके बाद देखिए सी का जो है सी का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट होगा। और बी का जो है देखिए बी का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर हो जाएगा। यह प्रश्न कहाँ से बना हुआ है, तो निबंध के कथन को उठाकर दे दिया गया है। इस प्रश्न में निबंध के कथन को उठाकर दे दिया गया है, तो ये इस प्रश्न को आप निबंध और उसके कथन की कैटेगरी में डाल लीजिए। नोट कर लीजिए इस प्रश्न के लिए निबंध और उसके कथन। अब अगले प्रश्न की ओर चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए यह प्रश्न जो है इसी साल दिसंबर 2024 के लिए 8 जनवरी को पेपर हुआ था, 8 जनवरी को पेपर हुआ था, लेकिन पेपर जो है दिसंबर 2024 के सेशन का था। और यह पेपर जो है सिंगल शिफ्ट में हुआ था, मल्टीपल शिफ्ट में नहीं हुआ था। अब 8 जनवरी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, निबंध के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। देखिए 107 नंबर प्रश्न, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं मेव उतर आता है कि नहीं। उठ जाग मुसाफिर निबंध में उपरोक्त पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई है। तो यह जो है जगदीश बाबू कहते हैं। जगदीश बाबू जो हैं, देखियो जगदीश बाबू जो है मास्टर रहते हैं। देखिए जगदीश बाबू राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के तेजस्वी शिक्षक हैं, तेजस्वी शिक्षक हैं। जगदीश बाबू एक तेजस्वी शिक्षक रहते हैं। उसके बाद देखिए जगदीश बाबू जो हैं गांधीवादी चिंतन से काफी प्रभावित रहते हैं, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। उन पर जो है गांधी जी का प्रभाव काफी ज्यादा दिखता है। ठीक, गांधीवादी प्रभाव बहुत दिखता है उन पे। अगले प्रश्न को देखिए। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उपरोक्त कथन कौन से निबंध से है। इस कथन को देख लीजिए। अब इसमें जो है एक बात याद रखिएगा, ये नंबर जो है 7वें भाग और ये 30 करोड़, उस समय की आबादी कितनी थी, 30 करोड़ थी, इस निबंध में दिया हुआ है। अब कौन सा निबंध में दिया हुआ है ये देखिए। यह जो है दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में दिया गया है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में दिया गया है। अगला बार एनटीए ऐसे प्रश्न बना सकता है, दिल्ली दरबार निबंध के अनुसार जनसंख्या कितनी थी, और उसमें 20, 25, 30, 35 ऐसे करके ऑप्शन बनाकर दे देगा। तो इसलिए 30 करोड़ याद रखिएगा। अब देखिए दिल्ली दरबार दर्पण में दरबार लगती है, दिल्ली दरबार जो है 3 बार हुई है। दिल्ली दरबार अब तक 3 बार हुई थी अंग्रेजों के काल में। दिल्ली दरबार पहली बार हुई थी 1877 में लॉर्ड लिटन के समय, इस लॉर्ड लिटन के समय 1877 में। उसके बाद 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय दिल्ली दरबार हुई थी। और तीसरी बार
1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग के समय हुई थी। 3 बार दिल्ली दरबार हुई है अंग्रेजों के काल में। पहली बार 1877 में, दूसरी बार 1903 में, तीसरी बार 1911 में। इस निबंध में जो है इस निबंध में जो है पहली बार का दिया गया है। पहली बार जो दिल्ली दरबार लगी थी उसी के बारे में दिल्ली दरबार दर्पण में दिया हुआ है। अब अगले प्रश्न को देखिए, 109 नंबर प्रश्न है। 109वें नंबर प्रश्न में देखिए क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। तो जब यह जो है कथन, यह जो है प्रश्न निबंध के तथ्य से दिया हुआ है, निबंध के कथन को उठाकर दे दिया गया है, उसके तथ्य को पूछ लिया गया है। तो निबंध के कथन और तथ्य दोनों की कैटेगरी में यह प्रश्न को डाल लीजिए। यह जो है प्राणी वैज्ञानिकों ने कहा था। अब देखिए इस प्रश्न में दिया हुआ है सहज वृत्तियां। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां। अब देखिए इस निबंध में सहज वृत्ति जो है, इस निबंध में सहजात वृत्ति का जिक्र किया गया है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों को कहते हैं। इस निबंध के अनुसार सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों के को कहते हैं। और वो 4 दिया गया है। इस निबंध में 4 सहजात वृत्ति का दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए यहाँ से भी प्रश्न बना सकता है, इसलिए इसको भी देख लीजिए। पहला सहजात वृत्ति है नाखून का बढ़ना। दूसरा है केस का बढ़ना। तीसरा है दांत का दोबारा उगना। और चौथा है पलकों का गिरना। यह 4 सहजात वृत्ति है। मनुष्य की यह 4 सहजात वृत्ति है, मतलब अनजानी स्मृतियां हैं जो कि अभ्यास से जनित होता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है में निबंधकार को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है? निबंधकार को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है? तो देखिए जब कविता क्या है निबंध पढ़िएगा तो उसमें जो है एक जगह आपको पता चलेगा कि कल्पना उसमें दिया हुआ है। कविता क्या है में कि कल्पना 2 प्रकार की होती है। उसमें एक विधायक होती है। विधायक कल्पना कवि कवि से अपेक्षित होता है। विधायक कल्पना कवि से अपेक्षित होता है। और ग्राहक कल्पना पाठक से अपेक्षित होता है। इस बार विधायक से प्रश्न पूछा गया है, तो अगली बार हो सकता है ग्राहक से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इसको देख लीजिएगा। कल्पना कितने प्रकार की? शुक्ल जी के अनुसार कल्पना 2 प्रकार की है। कविता क्या है निबंध में लिखा हुआ, और वो पहली विधायक, दूसरी ग्राहक। विधायक कल्पना कवि से अपेक्षित रहता है और ग्राहक कल्पना पाठक से अपेक्षित रहता है। अब जो है अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है देखिए, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान के रूप में किस मेले में प्रस्तुत किया था? अब देखिए यह जो एक प्रश्न है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध के तथ्य से पूछा गया है। तथ्य को उठा लिया गया है। यह जो है इसका उत्तर ददरी मेला है। इसका उत्तर ददरी मेला होगा। इस प्रश्न को आप निबंध के तथ्य की कैटेगरी में डाल लीजिए। ददरी मेले में देखिए यह निबंध जो है 1884 ईस्वी में हरिश्चंद्र पत्रिका, देख लीजिए, हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस पत्रिका भी याद कर लीजिए, हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 112 नंबर प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग।
112 नंबर प्रश्न है, जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली, नाना मुख और चलने वाली इन जातियों के लिए इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। उपरोक्त पंक्तियां किस निबंध की है? उपरोक्त पंक्तियां किस निबंध की है? तो देखिए, यह जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की पंक्ति है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की पंक्ति है। इसका उत्तर क्या होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलिए। अब इस प्रश्न के लिए जो है कथन, निबंध और उसके कथन की कैटेगरी में इस प्रश्न को डाल दीजिए, निबंध और उसके कथन। अगले प्रश्न को देखिए, इन निबंधों में से कौन सा निबंध संकलन इन निबंधों में से कौन सा निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? पहला, चितवन की छां। दूसरा, परंपरा बंधन नहीं। तीसरा, प्रिया नीलकंठी। चौथा, अंगद की नियति। इन चारों निबंध संकलन में कौन सा निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र का नहीं? पे पर फोकस कीजिएगा, नहीं है। तो यह जो है प्रिया नीलकंठी जो है वो विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। प्रिया नीलकंठी नीलकंठी जो है, प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय का निबंध संकलन है। किसका निबंध संकलन है? कुबेर नाथ राय का निबंध संकलन है प्रिया नीलकंठी। बाकी देखिए, चितवन की छां, परंपरा बंधन नहीं, अंगद की नियति, यह तीनों जो है निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। इसका निबंध संकलन है, विद्यानिवास मिश्र का संकलन है। अगले प्रश्न को देखिए। अब जो है देखिए, जून में जो एग्जाम हुआ था, जून में सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ था। अब जून 29 जून को पेपर हुआ था, 29 जून 2025 को सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ था। अब इस प्रश्न में आए निबंध के प्रश्नों को देख लीजिए। अब अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है 114 नंबर, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे में उल्लिखित निम्नलिखित चिट्ठों का सही क्रम क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में जो है आए इन उपशीर्षकों का सही क्रम क्या है? देखिए, ए बनाम लौटकर्जन, बी बंग विच्छेदन, सी वायसराय का कर्तव्य, डी सर सैयद अहमद खां का खत, ई लॉर्ड मिंटो का स्वागत। अब इसको क्रम से देख लीजिए। इसका क्रम जो है देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे शिव शंभू के चिट्ठे शिव शंभू के चिट्ठे में जो है कुल 14 निबंध है। कितना निबंध है? कुल 14 निबंध है। पहला, बनाम लौटकर्जन। दूसरा, श्रीमान का स्वागत। तीसरा, वायसराय का कर्तव्य। चौथा, पीछे मत फेंकिए। पांचवा, आशाकांत। छठा, एक दुरासा। सातवां, विदाई संभाषण। आठवां, बंग विच्छेद। नौवां, लॉर्ड मिंटो का स्वागत। 10वां, मार्ले साहब के नाम। 11, आशीर्वाद। 12, शाइस्ता खां का खत 1। 13, शाइस्ता खां का खत 2। 14, सर सैयद अहमद का खत। इन 14 क्रम है। इन 14 क्रमों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें प्रश्न में क्रम ही पूछा गया है। अब इस प्रश्न का क्रम को देख लीजिए, तो इसका क्रम जो होगा, सबसे पहले ए होगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ई, उसके बाद डी। यहीं से देखकर आप मिला लीजिए। 114 नंबर प्रश्न हो चुका है। अब अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न अब है, निम्नलिखित में कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के संबंध निबंध शिव मूर्ति से संबंधित हैं? 5 कथन दिया हुआ है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन शिव मूर्ति इस निबंध का है
और कौन सा नहीं है। इसमें देखिए ऑप्शन में 3 कथन दिया हुआ है हर ऑप्शन में, तो 3 कथन जो है सही है और 2 कथन गलत है। अब देखिए पहले कथन को, ए, चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। बी कथन, यह मूर्तियां किस प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। ई कथन देखिए, उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकें उतना ही हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमार्थ के लिए मंगल है। ई कथन देखिए, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। अंतिम कथन देखिए, मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। इन 5 कथनों में सही कथन को देखिए। इन 5 कथनों में पहला ऑप्शन एक सी और ई जो है वह सही कथन है। सी और ई देखिए, सी और ई जो है शिव मूर्ति निबंध का कथन है, बाकी सब शिव मूर्ति निबंध का कथन नहीं है। तो देखिए ए जो है, चारों ओर आंख उठाकर देखिए, चारों ओर आंख उठाकर तो देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। यह कथन जो है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध का है। उसके बाद, यह मूर्तियां किस प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। इस कथन को देखकर आपको लगेगा कि यह कथन शिव मूर्ति निबंध का है, क्योंकि शिव मूर्ति निबंध में मूर्तियों की चर्चा की गई है। लेकिन यह कथन शिव मूर्ति निबंध का नहीं, शिव शंभू के चिट्ठे के प्रथम चिट्ठा बनाम लॉर्ड कर्जन शीर्षक से लिया गया कथन है यह। उसके बाद डी कथन को देखिए। डी है, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वो एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। यह कथन जो है देखिए, मजदूरी और प्रेम के 8वें शीर्षक से है। तो मजदूरी और प्रेम का 8वां शीर्षक ही है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। तो यह प्रश्न हो गया। इस प्रश्न को जो है कथन और उसके निबंध और उसके कथन की कैटेगरी में डाल दीजिए। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के संबंध में कौन सा एक कथन, देखिए यहाँ पे असत्य है, पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। पहला, निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है। दूसरा, भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वरों की अभिव्यक्ति है। तीसरा कथन है, निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया है उसका नाम कृष्णा है। उसके बाद यह विद्या निवास मिश्र का पहला ललित निबंध है। देखिए, अब इसमें असत्य कथन को देखना है। ऑप्शन 4 जो है, उत्तर 4 ऑप्शन 4 जो है यह असत्य है, बाकी सभी सत्य है, लेकिन इसमें असत्य ही पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर 4 होगा। देखिए, मेरे नाम का नुकुट भीग रहा है, निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है, यह सही है। दूसरा, भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वरों की अभिव्यक्ति है, यह कथन भी सही है। तीसरा जो है, निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया है उसका नाम कृष्णा है, यह कथन भी सही है। यह विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध है, ललित निबंध है, यह गलत है। विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह जो है वह चितवन की छां है। कौन सा है? चितवन की छां। और यह जो है 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह कब प्रकाशित हुई थी? 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न को देखिए अब। अगला प्रश्न, एक तरफ पंक्ति दिया हुआ है और एक तरफ निबंध दिया हुआ है। इधर निबंध है, इधर निबंध है और इधर पंक्ति है। एक तरफ पंक्ति दिया हुआ है और एक तरफ निबंध दिया हुआ है। देखिए, उठ जाग मुसाफिर, उतरा फाल्गुनी के आसपास,
मजदूरी और प्रेम, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चारों निबंध हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। कथन को देखिए, हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। यह कथन देखिए मजदूरी और प्रेम निबंध का है। उसके बाद देखिए, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। यह निबंध उठ जाग मुसाफिर निबंध का है। उठ जाग मुसाफिर निबंध का है। उसके बाद देखिए, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। यह कथन नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का है। उसके बाद, जवानी एक चमाचम धार खड्ग है। यह कथन उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध का है। अब देखिए, इसमें एक कथन है, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। यह जो है दिनकर की कविता है। आइए इस कविता को उठ जाग मुसाफिर निबंध में विवेकी राय ने दिया हुआ है। हो गया। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है। तो यह कथन दिल्ली दरबार दर्पण से लिया गया है। यह कथन दिल्ली दरबार दर्पण से लिया गया है। इस प्रश्न को निबंध और उसके कथन की कैटेगरी में डाल लीजिए। उसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। ए, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। बी, निबंध के विभिन्न रूपाकारों का विकास विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। सी, संसार की हर बात और सब बातों से संबद्ध है। अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। उसके बाद अगला कथन देखिए। अगला कथन है, तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात में से भी है कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए। चारों कथनों को देखिए। अब इन चारों कथनों के बारे में बताइए कि हिंदी निबंध से संदर्भित रामचंद्र शुक्ल के कौन है। कौन से कथन रामचंद्र शुक्ल के हिंदी निबंध से संबंधित है। इसके उत्तर को देखिए। ए सी डी, ऑप्शन 4 ए सी डी। का ऑप्शन गलती से छूट गया है। ए सी डी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप खुद देख लीजिएगा। इस प्रश्न को रहने देते हैं, इसका ऑप्शन ही छूट गया है। इस प्रश्न को रहने देते हैं, इसका ऑप्शन ही छूट गया है। अगले प्रश्न को देखिए। देखिए, हम लोगों ने हिंदी कहानी हम लोगों ने हिंदी कहानी का सारा प्रश्न देख लिया। हिंदी कहानी यूनिट 7 का के 122 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है। 122 प्रश्नों में अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आपको तैयारी के लिए बहुत सही दिशा मिलेगी। पीवाईक्यू करने से बिल्कुल सही दिशा मिलती है। आप जो है कहानी के यूनिट को भी जाके देखिए। 122 कहानी यूनिट में हमने कहानी में लगे रचना को
और कहानी के इतिहास के प्रश्नों को उठाया था। अभी निबंध यूनिट में भी हमने निबंध के में लगे हम लोग के सिलेबस में टेक्स्ट से और निबंध के इतिहास के प्रश्नों को एक साथ संकलित किया है। अब यह दोनों यूनिट अभी निबंध का यूनिट भी खत्म हो जाएगा। और आप लोग को अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट को कीजिए। हमारे मेहनत को प्रोत्साहन मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, इससे आगे और भी काम करने के लिए। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को बनाने में, सब चीज़ें तैयार करने में। आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन रहे तो उसको कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब जो है एक अंतिम प्रश्न बचा हुआ है, उस अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। और हाँ देखिए, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इस प्रश्नों का, प्रश्नों का, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हाय लिखकर मैसेज कीजिए और उस पर लिख दीजिए कि मुझे इस यूनिट का पीडीएफ चाहिए। आपको उस यूनिट का पीडीएफ भेज दिया जाएगा। पीडीएफ आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको भेज दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। अब देखिए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, जैसे वीर वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है के किस उपशीर्षक के अंतर्गत दी है? तो यह जो है सौंदर्य उपशीर्षक के अंतर्गत दी है। अब देखिए उपशीर्षक से बहुत प्रश्न बनता है, तो उपशीर्षक से बहुत प्रश्न बनता है तो कविता क्या है कि जितने भी उपशीर्षक हैं सभी को क्रम से देख लीजिए। इसका उत्तर क्या था? ऑप्शन 3 सौंदर्य। अब इसके कविता क्या है कि उपशीर्षक को देख लीजिए। पहला उपशीर्षक है सभ्यता के आवरण और कविता। दूसरा है कविता और सृष्टि प्रसार। तीसरा है मार्मिक तथ्य। चौथा है काव्य और व्यवहार। पांचवा है मनुष्यता की उच्च भूमि। छठा है भावना या कल्पना। सातवां है मनोरंजन। आठवां है सौंदर्य। नौवां है चमत्कारवाद। 10वां है कविता की भाषा। 11 है कविता पर अत्याचार। 12 है कविता की आवश्यकता। देखिए हिंदी निबंध कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 9 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हिंदी कहानी और हिंदी निबंध की तैयारी कैसे किया जाए, इसके लिए आप मेरे स्ट्रेटजी वीडियो को देखिए। स्ट्रेटजी वीडियो में आपको अच्छे से पता चलेगा कैसे आपको तैयारी करना चाहिए। यूनिट वाइज स्ट्रेटजी वीडियो को मेरे यूनिट वाइज स्ट्रेटजी वीडियो को आप लोग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। अब अगले यूनिट हिंदी नाटक में हम लोग मिलते हैं फिर से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।